CH42 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। लोकेश आरवी को देख बोला, अब तुम्हारी बारी टास्क को पूरा करने की। आरवी ने उसकी ओर देखा तो वो उसे ही शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। आरवी ने उसे देखा, अब आरवी को गुस्सा आ रहा था। लोकेश एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे डरो मत, मैं तुम्हें बाकी सबकी तरह किस करने के लिए या फिर थप्पड़ मारने के लिए नहीं कहूंगा, और मुझे करो ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। आरवी बोली, ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोकेश बोला, प्रपोज। इस बात पर आरवी ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि अभी यही आदमी बोला था कि वो खुद के साथ कुछ भी करने को नहीं कहेगा, और अब खुद प्रपोज करने को कहेगा और फिर सबके सामने रिजेक्ट कर बेइज्जती करेगा या ब्लैकमेल करेगा खुद की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो मन में बोली, बेटा ये खेल ना तुम गलत लड़की के साथ खेल रहे हो। अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो छोड़ने नहीं वाले, जंग छिड़ जानी है, बाई गॉड की कसम। लोकेश उसे देख शायद समझ गया था कि वो क्या सोच रही होगी। वो बोला, अरे मुझे नहीं करना है, वो देखो वो चारों जो अभी साथ में आ रहे हैं उनमें से एक लड़के को करना है, ठीक है। आरवी उसे मना करने ही वाली थी ये सुनकर, पर उसे क्या हुआ कि पीछे मुड़ देखा, उसे 4 के ग्रुप में 2-3 ग्रुप दिखे। वो यहाँ वहाँ नजरें घुमा रही थी कि लोकेश ने सामने गेट की तरफ उंगली कर दिखाया। आरवी ने उस देखा तो वो लोग कोई और नहीं निकेश, नील, रुचि और राधिका थे जो अपनी मस्ती में बातें करते हुए आ रहे थे। आरवी की नजर उस तरफ गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी उसके कानों में लोकेश की आवाज पड़ी जो बोल रहा था, वो चारों यहाँ के ट्रस्टी के पोते और पोती है, वो 2 लड़के दिख रहे हैं, उनमें से एक को तुम्हें प्रपोज करना है। वही आरवी उन चारों को आगे बढ़ते देख रही थी। तभी उसके सामने पुरानी लाइफ के कुछ सीन नजर आने लगे। जब इसी तरह वो आई थी तब उसके दोस्त नहीं थे उसके साथ, और तभी ये चारों इसी तरह आ रहे थे। यही टास्क था और उसने निकेश को प्रपोज कर उसके चिक पर किस भी कर लिया था, जिस पर गुस्सा होके नील ने उस पर थप्पड़ मार दिया था सबके सामने। ये पहली बार था जब आरवी ने निकेश के साथ साथ नील को भी पहली बार देखा था, और पहली ही मीटिंग में उसे निकेश से अट्रैक्शन और नील से हद से ज्यादा नफरत हो गई थी। पर शायद इस बार कुछ और लिखा था उसकी किस्मत में। आरवी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सारा उसके कंधे पर टेप कर बोली, ओ हेलो मिस डरपोक, नींद से जागो, मुझे पता है वो लोग हैंडसम है पर यही खड़े खड़े खो जाओ। लोकेश बोला, तो तुम तैयार हो? आरवी ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है। लोकेश ने उसके सामने गुलाब से बना गुलदस्ता उसके सामने कर दिया और बोला, जाओ तो दे दो ये 99 गुलाबों का गुलदस्ता, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। आरवी ने उसकी ओर देखा में सिर हिलाया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। आरवी ने वो गुलदस्ता ले लिया और अपने पीछे हाथ कर उसे छिपा लिया। वो आगे बढ़ने लगी उन चारों की ओर, पर वो कुछ तो सोच रही थी। वो चारों अपनी मस्ती में थे, उन्होंने कॉलेज का माहौल नोटिस नहीं किया, सब उनकी ओर देख रहे थे पर उनको खबर नहीं थी। तभी अचानक आरवी उनके सामने जाके खड़ी हो गई। उन चारों का ध्यान उस पर गया, उसके बाद उनका ध्यान आजू बाजू गया, सब उन्हें ही देख रहे थे। उनको कुछ अजीब लगा। रुचि राधिका को कान में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ शरारत करने वाली है कुछ। राधिका बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर क्या। तभी उसकी नजर आरवी के पीछे गुलदस्ते पर गई। राधिका रुचि से बोली, देख इसके हाथ में गुलदस्ता है। रुचि बोली, कहीं निकेश जीजू को तो प्रपोज नहीं करने वाली। राधिका उसे आंखें दिखाकर बोली, पागल है क्या भाई बोलती है वो, निकेश को कुछ तो सोच समझ कर बोल। रुचि बोली, सॉरी तो क्या नील। तभी दोनों की आंखें बड़ी हो आई क्योंकि उनका ध्यान अब आरवी के एक्शन पर था। दरअसल जब दोनों खुसूर फुसूर कर रहे थे तब नील बोला, ओ ये जंगली बिल्ली यहाँ यू पिलर की तरह क्यों खड़ी हो, हटो भी साइड में। आरवी ने चिढ़ कर देखा पर खुद को शांत किया। वो मन में बोली, ये लड़का इतना इरिटेटिंग क्यों है यार। पर फिर वो डेविल स्माइल देकर नील को पीछे छोड़ आगे जाकर खड़े एक लड़के जिसने मास्क पहने हुआ था और वह शायद किसी से फोन से बात करते आ रहा था उससे
बोली, हाय आप कितने हैंडसम है। उसकी स्माइल एक इनोसेंट सी और कुछ शर्मिली सी थी। नील तो उसकी बात सुन पीछे मुड़ आंखें फाड़े उसे देखने लगा। अभी तक ये उस पर झपटने वाली जंगली बिल्ली आज किसी से इतनी मिठी आवाज में प्यार से बात कर रही थी। निकेश भी कंफ्यूजन में पीछे मुड़ उस लड़के को दिखा और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अभी वो कुछ बोलने को हुआ कि राधिका ने उसका हाथ पकड़कर साइड कर दिया। अब सेंटर में सिर्फ आरवी और नील और उसके साथ साथ वह मास्क वाला लड़का था। तभी रुचि एकदम से नील को अपनी ओर खींच लेती है। अब 2-3 कदम की दूरी और रुचि, राधिका और निकेश और नील आ गए। रुचि ने अपने फोन निकाल लिया था और उसने आरवी की बात रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। आरवी आगे बोली, सुनिए आप बहुत ही हैंडसम है। वह मास्क वाला लड़का होश में आया और अपनी तरफ उंगली से इशारा किया कि क्या तुम मुझे बोल रही हो। तो आरवी बोली, जी आपको ही सर। और उसने एक शर्मीली सी मुस्कान देकर अपने बालों की लट को कान के पीछे कर बोली, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वही नील अपने दिल पर हाथ रख थोड़ी दूर खड़े हुए बोला, तुम जंगली बिल्ली ही हो ना, कहीं रास्ते बदल तो नहीं गई ना। वही दूर खड़े लोकेश और सारा का ग्रुप उन लोगों को देख रहा था। उन्हें उनकी आवाज तो नहीं आ रही थी पर उनके एक्सप्रेशन देख सकते थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह निकेश और नील में से किसी को प्रपोज करने के लिए कहे थे, लेकिन आरवी ने उस मस्क मैन को प्रपोज करने चले गई। अभी लोकेश और सारा के ग्रुप को मास्क मैन सही से नहीं दिख रहा था। आरवी के दोस्त तो नील के एक्सप्रेशन और आरवी की एक्टिंग देख हंसे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मास्क मैन को देखा वह डर गए। वही आरवी उस मास्क मैन से बोली, सर मुझे आप पसंद है। तो मास्क मैन अपनी आग उबलती कोई आंखों से आरवी को देख रहा था। वही आरवी आगे बोली, सर आप बहुत अच्छे हैं, मेरी दिल की धड़क आपको देखते ही बढ़ गई थी, देखो ये अभी भी फास्ट है। ये बोल आरवी ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर लगा दिया। इस बार सच में आरवी की दिल की धड़कन फास्ट हो गई और उस मास्क मैन की भी। वही आरवी ने उस मास्क मैन की आंखों में झांका, दोनों वही खो गए। पर अचानक मास्क मैन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो आसपास देखने लगा, सब उन्हें ही देखने लगे। वह अपने दांत को किटकीटते हुए बोला, हु द हेल आर यू। अभी वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आरवी ने अपने पीछे से गुलाबों का गुलदस्ता उस मास्क मैन के आगे कर बोली, देखो ये मैं आपके लिए लाई हूँ, पता है ये 99 गुलाबों से बना है। तो मास्क मैन बोला, यू इडियट। आरवी फिर भी आगे बोली, तुम्हें पता है 99 गुलाब किसी को क्यों देते हैं? ये 99 गुलाब के गुलदस्ते को जब हम अपने लवर को देते हैं तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आई विल लव यू टिल द एंड ऑफ टाइम। वह मास्क उसकी आंखों में देखकर पीछे खड़े इंसान से कुछ इशारा करता है। वही आरवी को पता नहीं क्या हुआ, वो आगे बढ़ी और उस मास्क मैन के माथे पर एक किस कर लिया और उसके हाथ में वो गुलदस्ता पकड़ा दिया, जिससे कॉलेज में सबकी आंखें बड़ी हो गई और साथ में डर के वजह से भी। वही आरवी अपने होंठ मास्क मैन के माथे से हटाती है, वो उसे देखती है तो उसकी आंखें अब फटने को हो गई थी, जिससे आरवी जल्दी से उसे थोड़ी दूर पर आई और बोली, कोई रेगिंग ले रहा है यहाँ। और फिर उसने लोकेश और उसके ग्रुप की तरफ उंगली कर दी। तो मास्क मैन अपनी लाल आंखों को नील की तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि नील और निकेश भी गुस्से में उन ग्रुप को देख रहे हैं। वही नील अपने ऊपर मास्क मैन का नजर फील कर जल्दी से उन लोगों की तरफ बढ़ जाता है। आरवी भी उसके पीछे भागने को होती है, तभी वह मस्कमान उसके हाथ को पकड़ कर लेता है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 43 ओबेरॉय मेंशन। सारे बच्चों के जाने के बाद राम जी ने सबको ओबेरॉय मेंशन के हाल में बुला लिया और उन्होंने रायजादा को भी खबर पहुंचा दी थी ओबेरॉयस मेंशन आने को, इसलिए सारे रायजादा के बड़े लोग ओबेरॉय मेंशन के हाल में आ चुके थे। तभी जानकी जी जो कब से सबका जाने का वेट कर रही थी वह बोली, आज शिवाय ने कॉल किया था।
वही शिवाय का नाम सुनकर सारे लोग का कान खड़ा हो गया, क्योंकि शिवाय नाम को बहुत कम ही बार इस घर में सुना जाता था। क्योंकि शिवाय जब 10 साल का था तब से ही सारे घरवालों से दूर होता गया, और अब तो ऐसा हो गया है कि शिवाय का नाम भी इस घर में कभी कभार ही सुना जाता है। तो परमवीर दादू बोले, क्या कहा शिवाय ने? तो जानकी जी बोली, उसने शादी के लिए हाँ कर दिया है और कल ही के दिन उसने बाकी का रस्म करने को कहा है और पूरे 2 दिन बाद शादी। वहीं उनकी बात सुनकर ओबेरॉय दादी खुश होते हुए बोली, अब बस जल्दी से यह शादी हो जाए और हमारा पोता इस घर में आ जाए और साथ में एक पोती भी। तो विक्रम जी बोले, लेकिन अभी वह सिर्फ 20 साल का बच्चा है। तो गायत्री दादी बोली, अभी वह बच्चा है तो उसकी बीवी उसे बड़ा बना देगी, वैसे भी दुनिया के सामने तो वह एक डेविल राक्षस है। तभी जानकी जी बोली, सब बात तो हो गया, लेकिन कल ही रस्म करना है तो सारी अरेंजमेंट जल्दी जल्दी शुरू करना पड़ेगा, और उसे पर से नताशा की मॉम डैड के पास भी तो कॉल करना है कल के लिए। राम जी एक काम करिए, आप नताशा के मॉम डैड के पास कॉल कर दीजिए कि शिवाय शादी के लिए हाँ बोल दिया और कल ही रस्म है। तभी अरिताज जी बोले, और मैं और विक्रम मिलकर कल की पार्टी के अरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो गायत्री दादी बोली, लेकिन बच्चों को तो बताना पड़ेगा ना। तो राम जी बोले, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, कल जब वह खुद देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते उन सारे लोगों की बात चलती रही। बाय CH44 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। फ्रेंड्स, मेरे दूसरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड की दुनिया का लिंक कमेंट सेक्शन में है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय हेलो नमस्ते। नील को जब उस मास्क मैन ने इशारा किया और फिर जब सुना कि कॉलेज में आरवी की रैगिंग हो रही है तो उसकी भी आंखें गुस्सा से लाल हो गई। तो वह गुस्से में उसे ग्रुप की तरफ बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे आरवी भी भागने लगी। तभी वह मास्क में आरवी का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। वहीं निकेश, राधिका और रुचि भी उनके पीछे जाने लगे। रुचि का वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चालू था। नील लोकेश के पास पहुंचकर और फिर एक कदम बढ़कर लोकेश की कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आ रहा कि इस कॉलेज कैंपस में रैगिंग अलाउ नहीं है? लोकेश ने अपनी पकड़ नील के हाथों पर बना ली जो अभी उसके कॉलर पर थी। वो नील को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, देख नील, ये तेरा मैटर नहीं है, तो इससे दूर रहो, ठीक है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की? छोड़ मुझे। नील बोला, ये मेरा ही मैटर है, ये कॉलेज किसका है पता है ना, और तूने किससे पंगे लिए है ये तुझे पता नहीं है। लोकेश बोला, देख नील, दूर रह मेरे मामलों से, वरना। नील बोला, वरना क्या? हाँ, वरना क्या करेगा तू? लोकेश ने नील को गुस्से में झटक दिया और गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है, पर नील उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और उसे जोर की झापड़ मार देता है। उसके एक थप्पड़ से ही लोकेश का होंठ कट गया और खून निकलने लगा। लोकेश ने अपने उल्टे हाथ से अपना मुंह पोंछा और नील को एक घुसा उसके पेट में मार दिया। नील अपना पेट पकड़कर झुक गया। निकेश ये देखकर आगे बढ़ा तो नील ने उसे हाथ दिखाकर रोक लिया। ये देख निकेश वहीं रुक गया। नील ने एक गहरी सांस ली और अपने पेट से हाथ हटा सीधा खड़ा हो गया। उसने लोकेश के पेट में एक लात जड़ दी और उसके पेट पर लात गुस्से बरसाने लगा। तभी समर और आशिफ भी उससे लड़ने आते हैं तो नील उनसे भी निपटने लगता है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। किसी ने डिन को खबर पहुंचवा दी कि कैंपस में लड़ाई हो रही है। वो अपने कुछ स्टाफ के साथ वहां भागे भागे चले आए। ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो किसका साथ ले, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिशियन का बेटा तो दूसरा देश की सबसे बड़ी फैमिली का बेटा। कुछ लोगों ने मिलकर उन चारों को छुड़ा दिया। निकेश ने नील को पकड़ा तो तब नील शांत हो गया। इधर आशिफ, लोकेश और समर काबू में नहीं आ रहे थे, पर जैसे तैसे कर उन तीनों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया। नील को भी आने को कहा तो रुचि, राधिका भी निकेश नील के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई।
वही आरवी के दोस्त और सारा और उसकी दो चमचियां वही बाहर कुछ दूरी पर खड़ी थी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस के नजदीक उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि ये बात बाहर जाए। आरवी के दोस्त अंदर जा सकते थे, पर शायद आरवी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो कौन है, इसलिए उसके दोस्त वहीं पर रुके थे। वहीं आधे घंटे बाद कुछ सफेद गाड़ियां कैंपस में आके रुकी। उनमें से एक के बाद एक 3 मिडिल एज आदमी निकले। ये अभी सत्ता में रही पार्टी में अध्यक्ष लोकेश के पापा और 2 उनकी पार्टी के आदमी आशिफ और समर के पापा। वो तीनों गुस्से में आगे बढ़ रहे थे। वो लोग सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हैं बिना किसी पर ध्यान दिए। अभी कुछ ही पाल बीते थे कि कुछ लग्जूरियस गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ियां आके रुकती है। आगे की कार से एक साथ दरवाजा खुलता है और 2 लोग बाहर निकलते हैं। 2 दमदार पर्सनालिटी के आदमी निकलते हैं। ये थे विक्रम जी और अरिताज जी। प्रिंसिपल ने अरिताज जी को फोन किया था, तब विक्रम जी वही थे, इसलिए वो भी साथ आ गए। ऋषित ने सिया के कान में कहा, सुनिए आरवी, पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सिया बोली, ऑफकोर्स उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है तो उनका आना बनता है। नील इनको बहुत मानता है, अपने पापा से भी ज्यादा। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। अरिताज जी और विक्रम जी के आने की खबर सुन प्रिंसिपल खुद उन्हें लेने बाहर आए हुए उन्हें लेके चले गए। वो लोग जा ही रहे थे कि विक्रम जी की नज़र आरवी के दोस्तों पर गई, जो उन्हें ही देख रहे थे। जब उन्होंने देखा विक्रम जी उनकी तरफ देख रहे थे तो वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाने लगे, जैसे उसने कुछ नहीं देखा। ये देख विक्रम जी की भौहें सिकुड़ गई और अपने मन में सोचे, आरवी कहाँ है? वही प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नील और लोकेश एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे नजरों से ही जला देंगे, ऐसे देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और प्रिंसिपल के साथ विक्रम जी और अरिताज जी अंदर आए। नील ने देखा कि उसके पापा और छोटे पापा आए हैं तो वो अब लोकेश को घूरना छोड़ देता है। उतनी बड़ी हस्तियों को देख लोकेश के पापा और उनके साथ आए आशिफ और समर के पापा भी खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने उन पांचों को बैठने को कहा और पूरी सिचुएशन समझाई कि क्या हुआ था। अभी तक प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि लोकेश और उसका ग्रुप रैगिंग कर रहा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ नील और लोकेश की लड़ाई के बारे में बताए। जिसे सुन विक्रम जी नील की तरफ देख बोले, क्या हुआ था? उनके बोलने पर नील से पहले रुचि बोली, पापा ये लोग रैगिंग ले रहे थे नए स्टूडेंट की। ये सुन अरिताज जी और विक्रम जी गुस्से में आ जाते हैं। अरिताज जी गुस्से में लोकेश के पापा की तरफ मुड़ बोले, क्या आपके बच्चों को पता नहीं कि रैगिंग इल्लीगल है और इस कॉलेज में तो ये ना के बराबर है, फिर भी ये ऐसी हरकत करते हैं? अध्यक्ष जी एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। वो अपना इम्प्रेशन इन दोनों के समाने डाउन करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एक कर तीनों को जोर से थप्पड़ लगा दिए और फिर हाथ जोड़ नील और बाकियों सबके सामने जाके बोले, बच्चा नादान है, मैं सिखा दूंगा और खास सख्ती से बता दूंगा, अगली बार से ऐसा कुछ ना करे। विक्रम जी बोले, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कॉलेज कैंपस में ऐसी हरकतें ना हो। प्रिंसिपल डरते हुए बोली, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो अध्यक्ष जी की तरफ मुड़ बोले, सर ये आपके बच्चों की तीसरी कंप्लेंट है, अब मुझे एक्शन लेना ही होगा। अध्यक्ष जी बोले, इनके फ्यूचर का सवाल है थोड़ा। विक्रम जी बोला, हम इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, ये बात बाहर नहीं जाएगी, पर अगर आपके बच्चों ने फिर कभी ऐसी हरकत की तो उसके बाद उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, इसका मतलब अध्यक्ष जी जानते थे। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ फिर से माफी मांगी और बाकी अपने लोग और बच्चों को लेकर निकल गए। बाहर निकलकर लोकेश की नज़र आरवी के दोस्तों पर पड़ी जो उसे देख रहे थे। लोकेश उसे घूरते हुए निकल गया। आरवी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और उनका फेस पर डर दिखने लगा। तभी ऋषित बोला, यार वह आदमी आरवी के साथ क्या करेगा? वह दिखने में ही कितना गुस्सैल और एरोगेंट लग रहा था। इधर वह मास्क मैन उसी कॉलेज के बाय
फ्रेंड्स, आप लोग 3 दिन में 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा पाए, जिसमें सिर्फ 90 सब्सक्राइबर की जरूरत थी। कोई बात नहीं, आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।